एक अच्छी बात कोरोना काल में हुई है कि लोगों ने जो वेबिनार्स हैं वो शुरू किए और उससे ये हुआ कि अधिकतर लोग जो मिल नहीं पाते थे उनका मिलना शुरू हो गया। बड़ी अच्छी एक्टिविटीज हो रही है हुई है। लेकिन वो उसमें भी आप देखिएगा कि अधिकतर लोग जो मिलते हैं खास करके मतलब 99% जो है 99 पॉइंट समथिंग %, सब भारतीय हैं जो भारत से आकर के विदेशों में बसे, जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनका जन्म यूरोप में हुआ या भारत से बाहर हुआ, उनमें बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं। हाँ, मॉरिशस को छोड़ करके और सूरीनाम के लोगों को छोड़, तो ये एक बड़ी विडंबना है और समस्या भी है। क्या हम इतने सफल नहीं हो पा रहे हैं? जो जो पीढ़ी यहाँ पैदा हो रही है उसमें वो भी हिंदी में लिखे है, क्योंकि अंग्रेजी में तो लिख रहे हैं, उनको पुरस्कार भी मिल रहे हैं, जर्मन में भी लिख रहे हैं, फ्रेंच में भी लिख रहे हैं, जापानीज में भी लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी में नहीं। या भारत की कोई भी दूसरी भाषा, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, या फिर मराठी हो, उर्दू हो, बंगला हो, इसी में आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला, और खास करके हिंदी में तो नहीं। कोरोना काल में जो संगठनात्मक रूप से कुछ बदलाव दिखा है, उसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसका दूसरा रूप ये भी है कि लोग आभासी मंच पर तो मिल रहे हैं और वो जो समय निश्चित होता है उसी में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो कोई ज्यादा चीजों का आदान प्रदान नहीं होता। जबकि जब आप फिजिकली मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों पर विचार करते हैं, बैठ करके बात करते हैं, खाना खाते समय बात करते हैं, चाय पीते हुए बात करते हैं। तो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। ये भी जो व्याख्यान हो रहा है वो भी इसी का भाग। अगर आमने सामने होते तो उसमें जरूर कुछ और चीजें सामने आती, उभर कर आती, प्रश्न पूछे जाते तो बात और होती, अधिक होती। संभवतः जो मेरे व्याख्यान का जो वॉल्यूम है या उसमें जो गुणवत्ता है वो उसमें और भी अधिक जुड़ जाती या उसकी दिशा बदल जाती, क्योंकि सवाल से, प्रश्न से बहुत सारी नई चीजें भी आती। हम लोग भी कुछ करते हैं, करते रहते हैं, और मेरे ख्याल से यूरोप में हम्बर्ग विश्वविद्यालय काफी काम कर रहा है। खास करके हमारा जो हिंदी गहन अध्ययन पाठ्यक्रम है वो काफी प्रसिद्ध है। उसमें अब तक अच्छी बात है कि पिछले लगभग 15-16 वर्षों से हमारे यहाँ कार्य चल रहा। 2005-06 से तो मैं स्वयं ही कर रहा हूँ, उससे पहले भी कुछ हो रहा था। 673 यूरोपियन लोग, भारतीय नहीं, भारतीय मूल के भी नहीं, सिर्फ जो यूरोपियन है वे लोग हिंदी सीख चुके हैं इस कोर्स के अंदर। तो एक अच्छी उपलब्धि भी है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि हमारे ऐसे लोग, हमारे जो लोग, जिन लोगों ने हमसे हिंदी सीखी, हमारे इस कार्यक्रम में हिंदी सीखी, तो काफी अलग अलग जगहों पर है। वो भारत में जो कंपनियां उनके लिए भी कुछ लोग काम करते हैं, एम्बेसीज हैं वहां भी काम करते हैं, तो अच्छा लगता है, काम हो रहा है। लेकिन उसका उपयोग, भाषा का उपयोग कम हो रहा है। एक इसलिए क्योंकि भारत में जब भी हम लोग आते हैं, मेरे छात्र आते हैं या जो दूसरे लोग आते हैं जो यहाँ सीख के जाते हैं, वे अधिकतर हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे भारत में जो लोग हैं सीधे अंग्रेजी पर उतर आते, अंग्रेजी में बात। तो यहाँ सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, हम लोग साहित्य भी पढ़ाते हैं, साहित्य में काम भी करते हैं, लिखते भी हैं, और बहुत अध्ययन मन पूर्वक जो है यहाँ के बच्चे सीखते हैं। जब वो सीखते हैं उसके बाद वो प्रस्तुति भी देते हैं। आप यहाँ देखिए, पहनाव से लेकर खान पान वगैरह वगैरह वो सब उसमें आ जाता है। थिएटर भी करते हैं, एकांकी, कविताएं भी पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि
जो अंताक्षरी होती है उसमें भी भाग लो। तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं और उसमें भाग लेते हैं, और ये विश्व हिंदी दिवस पर हम काफी काम करते हैं और सारे बच्चे अपनी प्रस्तुति देते हैं, ये जो एक बहुत अच्छी बात। एक और नया विकास हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे विचार से, वो है देवनागरी लिपि का प्रयोग। जब आप लिपि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वो पहचान का काम करता है, और वो पहचान अब बढ़ रही है धीरे धीरे। खास करके 2014 के बाद जो परिवर्तन आया उसमें ये देखा गया। मैं पिछले 17-18 वर्षों से यूरोप में हूँ, बल्कि 19 वर्षों में। ये ऐसा विकास मुझे पहले नहीं दिखा। हैम्बर्ग में हमने जो यहाँ का म्यूजियम है उस पर आप देख रहे हैं, यहाँ देवनागरी में लिखा गया है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे जब आप आते हैं, यहाँ देखिए वहां भी हिंदी में लिखा गया, हैम्बर्ग में आपका स्वागत। ब्रुसेल्स में एयरपोर्ट पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। फ्रांस में नालको पर विश्वविद्यालय वहां के संस्थान में भी हिंदी में लिखा है। और मजेदार बात यह है कि ओस्लो में जहां से नोबेल प्राइज दिया जाता है उसके ठीक सामने एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम भी देवनागरी में लिखा गया है। बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो वहां रेस्टोरेंट के आगे उन भोजन का नाम वगैरह वो सब देवनागरी में लिखा हुआ मिलेगा। बड़ा आनंद आता है। और अमेरिका में तो आप देखिए वहां जो चुनाव होते हैं उसमें नीचे जब वो चुनाव के बाद आपको एक स्लिप मिलती है, रसीद मिलती है, उसमें भी आप देखिएगा हिंदी में लिखा। जो भारत से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो भारतीय प्रोडक्ट्स जैसे चावल है, आटा है। आजकल हल्दी तो इतनी फैल गई है जब से कोरोना शुरू हुआ कि हर घर में हर व्यक्ति जो है हल्दी खा रहा है, हल्दी पी रहा है। वो आपके पेय में भी है, भोजन में भी है, डेजर्ट में भी, हर जगह हल्दी का प्रयोग हो रहा और उसकी कैप्सूल्स भी बन रही है। मुझे नहीं मालूम भारत में लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन यूरोप में ये बहुत इसका प्रभाव पड़ गया है। इसी तरह से रामदेव के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, और वो सारे प्रोडक्ट्स आपको जानकर ताज्जुब होगा, सारे पाकिस्तानी उसको बेचते हैं। देखिए टी शर्ट से लेके और अचार वगैरह सब जगह जो आपको हिंदी में लिखा मिलेगा, और टैटू भी जो है वो बढ़ने लगे बहुत सारे। मेरे पास हर महीने कुछ ना कुछ टेलीफोन आ जाते हैं कि आप इस शब्द को देवनागरी में लिख करके भेज सकते हैं। तो एक बड़ा एक पहचान बढ़ी है हिंदी के साथ। भारत की पहचान बढ़ी, या दूसरी तरह करें तो भारत के साथ हिंदी की पहचान बढ़ी, और धीरे धीरे इसके माध्यम से लोग भारत को जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ भाषा नहीं, सिर्फ साहित्य ही नहीं, बल्कि समाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, रहन सहन और पहनाव के बारे में। तो ये एक बहुत अच्छा विकास हुआ, एक नई पहल है, और मुझे आशा है कि ये पहल जो है ये और आगे बढ़ेगी, चाहे हम गांधी को लेकर उसे आगे बढ़ाएं या किसी और से। हिंदी साहित्य सम्मेलन कार्यशालाएं भी होती हैं, उनके जो उद्देश्य हैं उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन होती हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उससे भी एक संदेश जाता है। और कुछ लोगों ने, खास करके जब आप मंगलेश डबराल जी को जानते थे होंगे, और बेचारे चल बसे कुछ समय पहले, तो वो उनका और बहुत सारे दूसरे लोग हैं, उनके माध्यम से पोएट ट्रांसलेट्स पोएट, कि मतलब कवि कवि का अनुवाद कर रहा है। तो जर्मनी और भारत के बीच इस तरह का कार्यक्रम है, और मेरे ख्याल से अंग्रेजी में भी है और फ्रेंच में भी संभवतः शुरुआत हो चुकी। तो कहने का मतलब यह है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, और लोग धीरे धीरे जो जो अब्स्ट्रैक्ट होता था, एक जो दूर की तस्वीर होती थी भारत की, भारतीय समाज की, भारतीय साहित्य की, भारतीय भाषाओं की, वो अब उनके नजदीक आने लगी। ठीक वैसे ही उस विस्तार से तो बिल्कुल नहीं जैसे भारत में अंग्रेजी का
प्रभुत्व है। इसमें तो पता नहीं कितना समय लगेगा और होगा भी नहीं होगा, इस पर हम कुछ विचार नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल। वो तभी संभव है जब भारत में भारतीय लोग सिर्फ अपनी भाषा को अपनाएंगे, मातृभाषा में बात। चीन का जो उदाहरण है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण। चीन ने क्या किया, उसने अंग्रेजी का प्रयोग बहुत कम रखा शुरुआत से ही, इसलिए जो भी वहां जाता है, चाहे वो बिजनेस करने जाता है, पढ़ने जाता है, घूमने जाता है, वो भी चीनी सीखता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अधिकतर बिजनेसमैन जो है यूरोप के, वो कहते हैं कि भाई हमें तो अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी से काम चल जाएगा, भारतीय भाषा सीखने का मतलब क्या है। और ये एक बड़ा कारण है कि बहुत लोगों की दिलचस्पी हो, जैसे पहले थी, जितनी गहनता के साथ लोग मन से करते थे, उसमें कुछ कमी आई है। हाँ, नंबर बढ़े हैं, लेकिन जो गुणवत्ता है वो नहीं है जैसी पहले। ये मेरा अपना अनुभव है पिछले 17-18 वर्ष में। मैं बात कर रहा था हिंदी सिनेमा के माध्यम से हिंदी का प्रसार। हमें हर किसी हिंदी वाले को हिंदी सिनेमा का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज भी हर वर्ष मेरे संस्थान में कम से कम 20 से 30% जो विद्यार्थी आते हैं वो सिर्फ बॉलीवुड की वजह से आते हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड की वजह से उनको एक प्रेरणा मिलती है, चाहे वो डांस हो या गाना हो या जो क्या इमोशनल जो क्या ड्रामा होता है उसको देखकर उसका प्रभाव है। और ये आज से नहीं है, ये नया नहीं है, ये 50 के दशक से ही शुरू हो गया था। खास करके जो ग्रीस है, जो तुर्की है, या फिर खास करके रूस यूएसएसआर था, उस वाले क्षेत्र बहुत पहले से। और जब आप शोध करते हैं तो दिखता है, आप देखिए कि राज कपूर और यहाँ तक कि बाद में मिथुन चक्रवर्ती भी बहुत प्रसिद्ध थे ईस्ट यूरोप, यहाँ तक कि पूर्वी जर्मनी में भी राज कपूर काफी प्रसिद्ध थे रीयूनिफिकेशन से पहले। और वहां बहुत काम भी हुआ, जो दुर्भाग्य से अब रुक गया है, तो क्योंकि वो पैसे की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़। इतिहास में जाते हैं इसके, तो मिलता है कि ग्रीस में तो एक सिनेमा घर में मदर इंडिया और आवारा जैसी फिल्में कई सप्ताहों तक चली, लगातार कई बार 10 महीने एक वो फिल्म चल रही थी। और ग्रीक जो राजनेता थे उनको बड़ा कष्ट हो रहा था, वो बड़े चिंतित थे कि उनका जो उनकी थिएटर की जो परंपरा है वो खत्म हो जाए। और इसलिए कहते, कुछ कलीग्स ऐसा बताते हैं जो ग्रीस है, उनसे मेरी बात भी होती है, कि वहां पर लोगों ने, सरकार ने हिंदी फिल्मों को दिखाना बंद कर दिया था कुछ समय, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका जो थिएटर का जो इतिहास है, जो उनकी परंपरा, वो नष्ट हो, इसलिए। लेकिन वो आज भी। और एक और अच्छी बात ये है कि अब तो यूरोप में आपको हिंदी मूवी के चैनल्स भी मिल जाएंगे। हिंदी जो फिल्में हैं वो दिखाई जाती हैं। जर्मनी में 2-2 चैनल्स हैं, और वो एक चैनल में तो आप हिंदी में भी सुन सकते हैं, दूसरे में आप सिर्फ जर्मन में सुन सकते हैं, जो अनुवाद के माध्यम से दिखाया। एक और अच्छी बात होती है कि यूएन में हिंदी रेडियो शुरू हो गया है, उनकी वेबसाइट भी शुरू हो चुकी है, और ओलंपिक गेम्स में भी हिंदी आ गई है, वहां भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर हिंदी में लिखा है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, आपने देखा होगा, अधिकतर राजनेता वो भी कुछ ना कुछ एक शब्द, 2 शब्द या एक वाक्य जो है हिंदी का भूलने की कोशिश करते हैं। ये एक सिंबॉलिक है, यद्यपि एक सिंबॉलिक है, लेकिन एक बड़ा सिंबल है। इससे पहचान का एहसास दिलाया जाता है कि होता है, और जो लोग सीखने वाले हैं वो जरूर उनको उसमें थोड़ी और ज्यादा मदद होगी, क्योंकि ये आइडिया हो जाता है, एक आइडेंटिटी
जो है उसके पीछे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में वर्तमान में जो मंत्री हैं वे लोग अपने अधिकतर भाषण जो है वो हिंदी में ही देते हैं, और वो बहुत उसका एक प्रभाव है, अलग प्रभाव है, काफी महत्वपूर्ण। ऐसा पहले दुर्भाग्य से नहीं देखा, पहले सब अधिकतर अंग्रेजी में बात। समस्या कुछ चीजें तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और चीजें शायद और बताना जरूरी है। भाषा के भूगोल की बात हम कर रहे थे, संस्कृति की बात कर रहे थे, समाज की और अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और धर्म। तो देखा गया है बीच में कि धर्म की जो बात है या उसका जो डिस्कशन है, उसका वाद या विवाद है, अधिकतर सब अंग्रेजी में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में तो खैर मेरे ख्याल से हिंदी में भी बहुत अच्छा वाद विवाद हो रहा है, और होना भी चाहिए। उसका प्रयोग बढ़ रहा है ट्विटर पर, फेसबुक पर, हू पर, ये बहुत अच्छा है। लेकिन दो चीजें महत्व कि एक तो हम भाषा के भूगोल का प्रश्न जो है वो कहीं छूट जाता है, और संस्कृति का जो प्रश्न है वो भी छूट जाता है। हमारी जो पहचान है उस पर भी अधिक विचार नहीं हो पाता है, बहुत कम। अब धीरे धीरे होने लगा है, ये बिल्कुल स्वागत है। अर्थव्यवस्था तो एकदम बिल्कुल हिंदी की ओर कोई ध्यान देते नहीं। आज भी हमारा एटीट्यूड ये होता है, अरे क्या, अच्छा हिंदी, आप हिंदी पढ़ाते हैं, अच्छा। ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल मतलब उसका कोई स्तर ही ना हो, जबकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको दूसरी विधाओं में ले जाता है, उसको पढ़ने, उसको आगे बढ़ाने में समर्थ करता है। अगर भाषा ना हो तो आप बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो लोग अर्थव्यवस्था में हैं, जो राजनीति में हैं, और धर्म के जो पैरोकार हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे शुरुआत हुई है राजनीति से, तो आशा है कि ये आगे बढ़ेगी, यहीं नहीं रुक जाएगी। और दूसरी बात है, जो गंभीर चिंतन है उसको अंग्रेजी में जो लोग करते हैं, उनको हिंदी में भी ये चिंतन करना चाहिए। प्रवासी साहित्यकार अपनी तक सीमित रह गए, एक समस्या है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो उनकी दूसरी पीढ़ी है, और जो लोग अधिकतर भारत में भी हिंदी पर बहस करते हैं, हिंदी के बारे में बात करते हैं, उनके अधिकतर के सारे बच्चे तो अंग्रेजी में जाते हैं, अंग्रेजी स्कूल जाते हैं। तो आप एक उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेंगे तो फिर कहना बेमानी है। मेरे देश और समाज में जो जो बदलाव आ रहा है उस पर भी विचार करना जरूरी है। और मेरे मेरी जानकारी में यह है कि वो उस पर अधिकतर विचार नहीं है। निर्मल वर्मा को देखिए, निर्मल वर्मा ने कोशिश की थी, उनको अधिक, कई लोग तो उनको गंभीर लेखक मानते ही नहीं। अभी बीच में भी एक बहस हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े लेखक उसमें थे, तो कुछ लेखकों ने कह दिया अरे निर्मल वर्मा, उनको क्या गंभीरता से ले। तो ये जो एटीट्यूड है, ये मुझे लगता है ये उचित नहीं है। प्रवासी साहित्य में अस्पष्टता की बड़ी समस्या है। जैसे कमलेश्वर भी कहते हैं, रचना अपने मानदंड खुद तय करती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? प्रवासी साहित्य में ऐसा हुआ है? मुझे अभी तक कोई ऐसी कृति, खास कृति दिखी नहीं है जिसका विशेष प्रभाव किसी समाज पर पड़ा हो, और खास करके जिस देश में वो व्यक्ति रहते या वो लेखक रहते। मुझे नहीं मालूम कि इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, जो हिंदी लेखक रहते हैं, उनका इंग्लैंड के समाज पर, चाहे वो छोटे ही मात्रा में क्यों, क्या प्रभाव है, ऐसा अभी तक देखने को नहीं। जर्मनी में तो बिल्कुल है। ये हरिशंकर प्रसाई की बात याद आती है। हम बहुत सारी बातें हिंदी में करते हैं, वो कहते हैं, उनके जो जो व्यंग्य है उसको आप पढ़िएगा तो बहुत सटीक है वो उस हिसाब से। वो कहते हैं कि हिंदी दिवस आता है, चाहे वो भारत में हो 14 सितंबर हो या फिर 10 जनवरी हो,
हिंदी वाला हिंदी बोलने वाले से कहता है कि तुमको हिंदी में बोलना चाहिए। ये विचार है, ये गंभीर बात है, प्रयास ही नहीं है। ये तो परिसाई जी कब कह गए? 60-70 के दशक, 70-80 में शायद। अब एक समस्या ये भी आती है कि कुछ लोग तो मानते हैं कि प्रवासी हिंदी लेखन जो है वो हिंदी मुख्य धारा का जो लेखन है वही है, अलग नहीं है, तेजेंद्र शर्मा जैसे कहते हैं। लेकिन कुछ वैसे लोग हैं, और खास करके भारत में तो कई शोधार्थी इस पर काम भी कर रहे हैं, और उसको एक पहचान मिल गई है कि प्रवासी साहित्य की अलग पहचान। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं, जो विचार है, उनको स्पष्ट करना जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन अभी इस ओर भी कोई काम नहीं हुआ। मेरा एक आलेख आने वाला है, आशा है कि उसमें कुछ विचार अधिक दे पाऊंगा और वहां बातचीत। शोध पद्धति जो है वो भी स्पष्ट नहीं है जो प्रवासी साहित्य पर होती है, चाहे भाषा के संदर्भ में हो या फिर साहित्य के संदर्भ में। मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण एशिया, भारत में जो शोध हो रहा है, यूरोप में जो शोध हो रहा है, वो तो उसका एक सिस्टम होता है, वो अंग्रेजी में होगा या फिर जर्मन में होगा या फ्रेंच में होगा। वहां तो हो रहा, वो सिस्टम है, बिना उसके वो तो यहाँ थीसिस स्वीकार ही नहीं की जाएगी। लेकिन हिंदी में जो लिखा जा रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, उसके संदर्भ में। अगर हम फोनेटिक्स या फोनोलॉजी या मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स की बात करते हैं तो वो बहुत गंभीर मुद्दा होता है और होना चाहिए। इसी तरह से साहित्य में जो चीजें, जो जौरा है, जो किस तरह का साहित्य है, चाहे वो फिक्शन है, ड्रामा है या ऐसे है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। और जब हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल फिक्शन है या रियलिस्टिक फिक्शन है, उसमें भी जो है, क्योंकि वहाँ चरित्र और उसकी जो भूमिका होती है, उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसमें जो प्लॉट्स होते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उसके बारे में, या उसकी जो जो पाठक या लेखक दोनों की जो उनकी जो सांस्कृतिक और जीवन की जो पृष्ठभूमि होती, सामाजिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसमें भी जाना जरूरी है। उसकी उम्र या उसका जो जेंडर है या उसकी जो नेचर है, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी तरह से जब हम सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं साहित्य में, ऐसा बहुत हो रहा, तो वहां में इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमारे जो मूल्य है वो क्या है, उस कृति में जो मूल्य है वो किस तरह के। एक बहुत अच्छा मॉडल है हॉफस्टीड का। अब वो हर चाहे आप सांस्कृतिक अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं, उसमें प्रयोग होता है। और ये अर्थव्यवस्था से लेकर के राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र और साहित्य मतलब क्रिटिसिज्म पर भी लागू होता है। और उसमें हम जो कहते हैं ना ऑनियन मॉडल जो होता है, उसकी भी बात करें। जो जो मूल्य होते हैं, उसमें भाषा का सवाल आता है, उसमें खान पान, यहाँ तक कि वस्त्र का भी सवाल, रंग का भी सवाल, और जो उनका विश्वास है उसका भी सवाल आता है, चाहे वो लेखक हो या जो चरित्र है उस कृति में, उसका भी प्रश्न। और जब आप आगे बढ़ते, समीक्षा ही अगर ली जाए तो समीक्षा में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ध्यान रखने की होती है। लेकिन ऐसा मैंने देखा है, जो साहित्यिक समीक्षा होती है शोध में, वो तो बहुत एक तरफा होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठाया जाता, उसमें आर्गुमेंट नहीं किए जाते। सिर्फ ये होता है कि इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, इसने ये किया, बस इससे आगे बढ़ जाते हैं। तो उससे जो आपका अपना व्यू है वो नहीं आता, जो आर्गुमेंट है वो नहीं आते, या जो प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न उठाने चाहिए, वो दुर्भाग्य से रह जाते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि उसमें हमें प्रश्न उठाने चाहिए। और क्योंकि जो वो शोध में जो क्यों जो प्रश्न है, क्या, कैसा, कहाँ, ये तो है, लेकिन क्यों कोई चीज हो रही है, क्यों लिख रहा है, ये चरित्र जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, किस दृष्टि से बोल रहा है, उस पर विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें संवाद, कथानक, चरित्र चित्रण, विन्यास या व्यवस्था, उसका जो वातावरण है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि शब्द का जो है उसका अपना वातावरण होता है,
अपना अपनी अपना भूगोल होता है, उसका अपना समाज होता है, अपनी सांस्कृतिक विरासत, उस पर विचार करना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण। उसका उद्देश्य क्या है, दृष्टिकोण कैसा है, उसके बोलने का तरीका क्या है, जो टोन होती है, लहजा क्या है, वो भी महत्वपूर्ण है। चाहे वो थिएटर में हो, कहानी में हो, कहीं उपन्यास में, अगर उसका वहां हम विश्लेषण कर रहे हैं। और वाक्य विन्यास तो बहुत जरूरी है, उसमें अधिकतर गलतियां देखी जाती हैं। भाषा शैली और बिंब विधान, ये दोनों। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और चीज है जो यहाँ नहीं है, वो है कि वर्तनी की जो गलती, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्यों कोई लेखक वर्तनी की गलती करता है, या हो जाती है, या की जाती है, क्या कारण है? अगर आप मोहन राकेश को देखिएगा, उनका साहित्य पढ़ते हैं, तो उनके साहित्य में अधिकतर कहानियों में आपको दिखेगा कि वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग पहले करते हैं, फिर उसको बदलते हैं और उर्दू निष्ठ भाषा का प्रयोग या शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए उनकी कई कहानियों की दो दो अलग अलग वर्जन आपको मिलेंगे। कई ऐसे हिंदी के साहित्यकार हैं जो इस तरह का लिखते थे या करते थे। तो इन चीजों में जाना बहुत जरूरी है। वो जब हम किसी भी प्रवासी साहित्यकार के साहित्य या उसके जीवन या उसके लेखन पर बात, बहुत सारे काम हो रहे हैं, स्वागत योग्य है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको गंभीरता से भी लेना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो डिस्कोर्स है वो इतना इतनी गंभीरता से नहीं। भौगोलिक दृष्टि की मैं बात कर चुका हूँ, टेक्नोलॉजी की भी बात कर चुका हूँ, सांस्कृतिक प्रवेश वगैरह की बात कर चुका हूँ। एक और चीज है जो बहुत अधिकतर देखी गई है, वो हमें बहुत दुखी करती है, वो है स्क्रिप्ट, जो लिपि का प्रयोग। बॉलीवुड में आप देखिए हिंदी कैसी लिखी जाती है, बहुत ही मुश्किल होता है उसको यहाँ छात्रों को पढ़ाना, और छात्रों को बड़ी दिक्कत हो जाती है अंग्रेजी के शब्द जो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। पार्लियामेंट, अब संसद है तो पार्लियामेंट की जरूरत मालूम नहीं क्यों होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि मानदंड और गुणात्मकता का भी प्रश्न उठ जाता है। स्वानुभूति और सहानुभूति का भी सवाल हो जाता है। जब आप गिरमिटिया लोग जो लिखते हैं, गिरमिटिया लेखक, और जो अभी का जो साहित्यकार वो लिखता है, उसमें आपको फर्क दिखेगा। जो पब्लिशर है उसमें गुणवत्ता की नाम की चीजें बहुत कम भारत में दिखती है, खास करके हिंदी, क्योंकि कोई भी पब्लिशर जो है वो कुछ भी छाप देता है, वो गुणवत्ता को नहीं देखकर छापता, वो पैसे देखता है। और इसका कारण ये भी है कि मुद्रण की गलतियां, प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है उसमें कमी आती है, शब्दों की जो अशुद्धता होती है, अंग्रेजी का बोलबाला इतना अधिक हो गया। और उसके पीछे बड़ा कारण तो पुरस्कार और प्रोत्साहन तो है, ये तो आप सब मुझे लगता है जानते हो। अनुवाद होता है लेकिन अच्छा अनुवाद जो है वो बहुत कम है, उसके लिए मैं अनुवादकों की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसा अनुवादक जो ये जिस भाषा से अनुवाद कर रहा, जिस भाषा में कर रहा, उन दोनों भाषाओं का उसको बहुत अच्छा ज्ञान हो, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का भी ज्ञान, तभी हम अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। क्योंकि नहीं तो जो अविधा है, लक्षणा है और व्यंजना है, उसका कूड़ा हो जाएगा। खास करके व्यंजना में तो बहुत दिक्कत आती है। देखिए ये जब अखबार की कटिंग आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां तो मतलब अंग्रेजी इतनी घुसेड़ घुसेड़ के डाल देते हैं कि यहाँ के छात्र को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो बात मैं पहले कर रहे थे कि रोमन स्क्रिप्ट में जब हिंदी लिखते हैं, ये इंटरनेशनल फोनेटिक है जो मैं लिखता हूँ, मैं उनके साथ साये में रहती हूँ। अब यहाँ देखिए जो पढ़ेगा वो तो अधिकतर को तो पता नहीं चलेगा। जो साउंड सिस्टम है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी, संस्कृत और भारत की दूसरी भाषाएं वो फोनेटिक लैंग्वेजेस, उनमें स्वर और व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है। आप काली कहेंगे या खाली कहेंगे, दोनों का मतलब में परिवर्तन है। जर्मन में आप काली कहें, खाली कहें, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हिंदी में आएगा, क्योंकि हिंदी में जो एस्पिरेशन है और जो नॉन एस्पिरेशन की अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
का है या तो का है या फिर खा है, एस्पिरेट नॉन एस्पिरेटेड है या एस्पिरेटेड, वॉइस्ड है या नॉन वॉइस्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस ओर भी हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हिंदी में जिस फिल्मों में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा वो पिछले कुछ समय से वो बदल गया है, तो वो एक तरह से उसका जो प्रतिनिधित्व है वो साहित्यिक कम और पॉपुलर ज्यादा हो। पुरानी फिल्मों में साहित्यिक प्रतिनिधित्व था और इसीलिए हम कई बार पुरानी जो फिल्में हैं उनको देखते हैं, या फिर सत्यमेव जैसा जो आमिर खान का जो कार्यक्रम है उसको भी देखते हैं, और बहुत सारे दूसरे प्रधानमंत्री के भाषण सुनते हैं, या दूसरे लोगों के भाषण सुनते हैं, तो उनका विश्लेषण करके फिर लेकिन दिक्कत आ जाती। उपसहार के स्तर पर कहा जा सकता है कि देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है भारतीय भाषाओं में वो विदेशियों ने बहुत किया है, चाहे आप तमिल में जाइए, बंगला में जाइए, हिंदी, उर्दू, कुछ भी लीजिए, यहाँ तक कि संस्कृत। संस्कृत में जो पहला शब्दकोश लिखा गया था वो सेंट पीटर्सबर्ग में लिखा गया था। हिंदी का मैं बता चुका हूँ, 1698 में पहला शब्दकोश अभी तक की जानकारी के, जो आधुनिक हिंदी की बात करता हूँ मैं, मीडिएवल हिंदी की बात नहीं करता। और हिंदी देवनागरी में जो लिखा गया वो 1703 में लिखा गया, व्याकरण 1704, और इस तरह से आगे बढ़ते देखते तो विदेशियों का बड़ा योगदान रहा है। भारतीयों ने भी काम किया है, लेकिन उसके बाद और गंभीरता के मामले में हमें बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है, चाहे वो भाषा शैली की बात हो, और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि दिलचस्पी हो हमारे जो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है भारत से बाहर उसमें, और भारत में भी जो पढ़ने की जो परंपरा है वो कैसे, उस पर भी विचार करें तो थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि आप देखिए जो मंटो की बदनाम कहानी आपको याद होगा, बहुत चलती थी, लोग छुप छुप कर पढ़ते थे। या फिर जो एक्शन उपन्यास होते हैं, जो सीक्रेट जो होते हैं, मोहन पाठक जैसे उपन्यासकार, वो खूब चलते हैं। लेकिन जो वैसा साहित्य है जिसे तथाकथित उच्च साहित्य कहा जाता है, उसमें लोगों की दिलचस्पी इतनी है, पढ़ते कम है। कहानी में चरित्र, चित्रण, संवाद, वातावरण की अपेक्षा वे कथ्य पर फोकस करते हैं, जो कि बराबरी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर हम शोध में अच्छा शोध करना चाहते हैं तो वो जरूरी है। भारतीय समुदाय का दूसरे समुदाय के लोगों के बीच जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीरे है, वो अधिक नहीं है। गेटो संस्कृति कई बार दिखती है, इंग्लैंड में मैंने वो देखा, जर्मनी में कुछ मामलों में ऐसा देखा है, खास करके जो बंगाली हैं और जो दक्षिण भारतीय हैं उनमें, कई बार मराठियों में भी ये देखा गया, और अमेरिका में। भाषा अवरोध नहीं, या बहुत कम उसका उपयोग होता है। कुछ साहित्यकार जो हैं, जो प्रवासी साहित्यकार, अगर वो स्वयं मानते हैं तो उसको मुख्य धारा का साहित्य क्यों नहीं माना जा सकता, उसके कारण है, तर्क है, और अगर आप गोयनका जी को पढ़ेंगे तो आपको उत्तर भी मिल जाए। प्रवासी साहित्य और प्रवासी साहित्यकार दोनों शब्दों का प्रयोग खूब हो रहा है। इस अस्पष्टता को भी हमें दूर करने की जरूरत, क्योंकि भारत सरकार कुछ करती है, भारत सरकार के कई तरह के जो प्रयोग हैं वो प्रयोग हैं, और जो अस्पष्टता है वो बढ़ जाती है, लेखक के माध्यम से भी और रीडर के माध्यम से भी, और जो प्रकाशक है उसके माध्यम से। हार्दिक धन्यवाद सुनने के लिए, और अगर आपके प्रश्न हो तो जरूर भेजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा, और मुझे आशा है कि हम कुछ नया कर पाए, कुछ सीख पाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको सफलता मिले इस कोर्स में, ये मेरी कामना है। और आयोजकों को सफल कार्यक्रम की हार्दिक
शुभकामनाएं। नमस्कार।